माई सेल्फ गोविंदा सर और मैं आपको पढ़ा फ्रॉम ट्यूटर एकेडमी और मैं आपको पढ़ाने वाला साइंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ बिजली आप सबको पता होगा। सबसे पहले मैं मानता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले हमें उसकी एप्लीकेशन, उसका इंपॉर्टेंस समझना चाहिए, तभी यू कैन ग्रैस्प दैट सब्जेक्ट। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी आप सबको तो पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी कितना जरूरी है। आपके घर पे एक दिन के लिए आप एसी बंद कर दो, आपको पता चल जाएगा आपको कितनी गर्मी होगी, कितना फ्रस्ट्रेशन यू विल फील। वैसे ही अगर ये सब लाइटिंग वाइटिंग ना होते वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकता। मुंबई में अभी आपको पता है रिसेंटली लाइट गई थी तो कितना करोड़ों का लॉस हुआ था। तो इसलिए आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम वही चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आपको पता चल जाएगा कि उसका बेसिक्स क्या हो सकता है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही मस्त सब्जेक्ट है, काफी इंटरेस्टिंग। मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे मैं पहले बता देता हूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा धीरे धीरे क्या क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर, एंड देन हीटिंग इफेक्ट्स। ओके, ये मैंने लेआउट कर दिया है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों ने अपने बुक्स में पढ़ा था होगा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, इन अ वायर और इन समथिंग एनी मीडियम के अंदर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस। अभी फ्लो ऑफ चार्जेस क्या है तो बुकिश बातें हो गई, बट फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या? अभी सबसे पहले आपको एक मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा। मीडियम क्या? चार्ज कहाँ पे फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर में। कंडक्टर, व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, वन दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो कंडक्टर में ऐसा होता क्या है कि जो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दूसरे चीजें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है। कंडक्टर के अंदर बेसिकली होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कहां से आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे रैंडमली प्लेस होते हैं कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली प्लेस होकर इधर उधर जाते रहेंगे। जब तक हम उनको एक सोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे कि उनको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तब तक आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। क्योंकि आप सिंपल वायर ले लोगे, वायर के अंदर ऐसे हाथ में पकड़ के रखा तो आपको करंट थोड़ी लगेगा। बट जब तक वायर को आप कोई बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे या किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करोगे, तब तक आपको करंट नहीं लगेगा। तो उसको जैसे ही मैं एक सोर्स के साथ कनेक्ट करूंगा, उसके बाद में ये सब की डायरेक्शन एक फ्लो में हो जाएगी। तो ये जो मैंने प्रोवाइड किया, ये है फोर्स, ये है वोल्टेज सोर्स जो मैंने प्रोवाइड किया उनको, उसकी वजह से करंट फ्लो किया। अब ये तो हुआ कंडक्टर की बात। इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में बेसिकली इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं होते और करंट को फ्लो करने के लिए फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग? इसको बोलते हैं प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन मींस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव चार्ज। तो जब तक ये चार्जेस का फ्लो नहीं होगा किसी चीज में, तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। अभी आपको मैंने जस्ट बताया कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं होंगे, तब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ओके, दैट इज कॉल्ड एन इंसुलेटर। ओके, सो फ्लो ऑफ चार्जेस आपको पता चल गया। अब जो करंट है, करंट जैसे कि मैंने बोला फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, तो करंट का बेसिक डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस कितने टाइम में कैसा? तो करंट का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो है Q/T, यानी कि कूलम पर सेकंड। अब ये क्या बात हो गई? कूलम क्या है? तो नया नया सुना है, तो कूलम में बता देता हूं। कूलम इज चार्ज, कूलम मींस चार्ज। I is equals to Q/T where Q is the charge। अब चार्ज क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रॉन्स, पर कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो 1 कूलम का मतलब होता है 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स।
जब तक किसी कंडक्टर में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में ट्रेवल करेंगे, एक सेकंड यानी आप वीडियो के स्क्रीन पे एक बार अपने मोबाइल या लैपटॉप जिसमें भी आप देखें उस पर टैप करिए, आपको नीचे टाइम ड्यूरेशन पता चलेगा 1 2 3। तो ऐसे एक सेकंड के अंदर जब तक इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तब तक 1 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो नहीं करेगा। 1 एम्पियर यानी I = Q/T। ये आपका बेसिक डेफिनेशन है किसका, करंट का। इसको आपको याद रख लेना है, ओके। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका जो यूनिट है यानी कि ऐसा यूनिट, अभी ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट बेसिकली होता है जैसे मेरा नाम गोविंदा है, तो दुनिया में तो बहुत सारे गोविंदा होंगे, एक गोविंदा आहूजा है, मेरा सरनेम है गोविंदा देशमुख, मेरा पूरा नाम। तो जो सरनेम है वो आपका ऐसा यूनिट है, वो हर क्वांटिटी का ऐसा यूनिट है। अभी आप किसी शॉप को आपके पास जाए या किसी सब्जी वस्तु के पास जाए तो आपने बोला 5, पर 5 क्या, 5 किलो, 5 कुछ और, 5 मीटर, 5 किलोमीटर, कुछ तो आपको आगे बताना चाहिए। तो वो ये जो चीजें है किलोमीटर, वेट, केजी, ये सब उसके ऐसा यूनिट्स है। तो वैसे करंट का जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर। कूलम चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो है कूलम। टाइम का तो आपको पता ही है, टाइम का होता है सेकंड। सो बेसिकली मैं यहाँ पे बाजू में उसका यूनिट लिख देता हूँ। अगर आपको पूछे कि ये कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट जा रहा है तो 1 एम्पियर मतलब क्या, अभी 5 किलो आपको बोले तो आप पता चल सकता है, कोई वजन उठा के ये 5 किलो का है कि 2 किलो का है। पर आपको अगर मैं वायर दे दूं कि इसमें करंट बताओ तो आप 1 एम्पियर बता सकते हो। वैसे तो ऐसे भी नहीं बता सकते, पर 1 एम्पियर जा रहा है उसका मीनिंग क्या आपको पता क्या चला, आप विजुअलाइज क्या कर रहे हो उसको। तो 1 एम्पियर मतलब 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज आ रहा है, और 1 कूलम मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में एक जो भी कंडक्टर बनाया था वो कंडक्टर के उससे क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रहे हो, उसको बोलते हैं 1 एम्पियर करंट, ओके। अभी मैं फॉर्मूला इधर यहाँ पे लिख देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, I = Q/T। इसको जरूर याद रख लीजिए, ओके। I = Q/T अभी आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। अभी पहले मैं आपको कांसेप्ट बता दूंगा, एक बार सारे कांसेप्ट हो जाए उसके बाद हम न्यूमेरिकल साथ में सब लेंगे, ओके। अभी आपने पढ़ा क्या, इलेक्ट्रिक करंट = Q/T। काफी बेसिक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे बोला इसको याद रख लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर। 1 एम्पियर अभी मैंने बताया कि 1 कूलम पर सेकंड, ओके। और 1 कूलम = 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो 1 एम्पियर है, ये एम्पियर मिली एम्पियर भी हो सकता है, उसके दूसरे यूनिट्स में लिख देता हूँ, ओके। ये है एम्पियर, ये है मिली एम्पियर और ये है माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर मीन्स 10⁻³ एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर मीन्स 10⁻⁻6 एम्पियर, ओके। तो ये थोड़े यूनिट्स है, इसको आपको याद रखना है, बाकी कुछ इतना उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके कैलकुलेशन वो सब तो आपसे हो जाएंगे। यूनिट्स आपको खाली ध्यान रखना है कि इसको क्या क्या नोटेशन कहते हैं। अब करंट फ्लो कब करेगा, कोई भी सर्किट, बेसिकली सर्किट क्या होता है, अभी हम सर्किट के बारे में बात करेंगे। सर्किट जैसे कि ये ओके, ये है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में और क्या क्या होता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अभी मैं आऊँगा, खाली आपको बेसिक नोटेशन बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या बोलते हैं। ये होता है आपका रेजिस्टेंस, ओके। ये है आपका वोल्टेज सोर्स जो आपको प्रोड्यूस करेगा। जैसे आपके घर पे सप्लाई स्विचेस हो गए, उस स्विचेस की वजह से आप प्लग लगोगे तभी आपके उसमें ऑपरेटर्स में करंट फ्लो करेगा। तो वहाँ पे जो स्विचेस के अक्रॉस जो उस पर आ रहा है वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वोल्टेज। जो ऐसा ये तो ऐसी हो गया, डायरेक्ट में आपने बैटरी देखी होगी ना, 9 वोल्ट की बैटरी, बस उसके अंदर क्या होता है वो एज अ वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस एंड जब तक कोई क्लोज लूप फॉर्म नहीं होगी तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी कि ये जो स्विच है इसको बोलते हैं की, ओके। 2 टाइप की की होती है, एक होती है ओपन की और एक क्लोज की। ओपन की यानी ऐसी, इसका मतलब कि कनेक्शन नहीं है, ये दोनों वायर्स अलग अलग है, ओके। एंड दूसरी होती है क्लोज की, इसका मतलब कि सर्किट क्लोज हो चुका है और वायर के बीच में कोई वो नहीं। इसको ऐसा भी नोटेशन दे सकते हैं कि देखो इसमें गैप दिख रहा है मतलब वायर कनेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐसा क्लोज कर दूँ यानी कि ये इसके साथ ज्वाइन हो चुका है, इसको बोलते हैं क्लोज की, ओके। क्लोज की यानी सर्किट क्लोज हो चुकी है। तो अभी मैंने ऐसा नोटेशन डिनोट किया है, तो इसका मतलब है क्लोज की और सर्किट क्लोज हो चुकी है, तो मतलब करंट फ्लो करेगा। करंट कैसे फ्लो करेगा, ये है आपका पॉजिटिव, ये है आपका नेगेटिव, ऐसा, ठीक है। अब जो करंट फ्लो कर रहा है, जैसे 5 किलो कोई आपने चीज़ खरीदी या कुछ भी खरीदा, 5 किलोमीटर डिस्टेंस भी है, तो आपको मेजर करने के लिए क्या है, तो वो तराजू होता है वजन मापने के लिए। वैसे ही इसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर क्या मापता है, एमीटर करंट को मापता है, ओके। तो हमको मेजर करने के लिए इसको याद रख लीजिए, क्या पता आपको आगे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं।
एमीटर, ओके। एमीटर से हम करंट मेजर कर सकते हैं, ओके। तो इतनी ये सब कहानी थी करंट के ऊपर। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये कहानी तो हो गई इलेक्ट्रिक करंट की, इसकी न्यूमेरिकल्स भी मैं आगे आपको बता दूंगा। पहले सब टॉपिक्स आपके जो जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद एक अलग से वीडियो हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर करेंगे, ओके बच्चा, कोई टेंशन नहीं है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? सबसे पहले इन दोनों को दो हिस्सों में ब्रेक कर लीजिए, एक है इलेक्ट्रिक और दूसरा है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक के ऊपर मैं आता हूँ। सबसे पहले मैं पूछूंगा पोटेंशियल क्या होता है। किसी को पता हो तो प्लीज टेल मी व्हाट इज पोटेंशियल। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सपोज ये तो मार्कर है, आपको पता है। अब ये जो मेरा हैंड है, मान लो कि ये जमीन का फ्लोर है, अभी नीचे तो मैं आपको बता नहीं सकता जाके, इसलिए मैं इधर ही बता देता हूँ कि ये सपोज ग्राउंड फ्लोर है, ओके। ग्राउंड फ्लोर पे मैंने मार्कर रखा, ओके। इसमें कुछ एनर्जी है? बिल्कुल नहीं। आप इसको कहीं पे भी हटाओ, कोई एनर्जी नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं हैंड को रेस कर दूँ, सपोज 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर ऐसे कोई भी डिस्टेंस पे ले जाऊँ, अब वो मार्कर को मैंने ऊपर रखा, अब इसके अंदर क्या है? कमॉन कमॉन, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इसको अगर मैं थोड़ा सा भी धक्का गिरूँ तो डायरेक्ट नीचे गिरेगा। ग्राउंड फ्लोर से तो आजू बाजू पूरा ग्राउंड ही है ना, तो और नीचे तो जा नहीं सकता, खड्डा खुद से नहीं क्रिएट कर सकता। लेकिन अगर कोई हाइट पे, कोई फ्लोर पे या कोई बिल्डिंग के ऊपर मैं इसको ले जाऊँ तो इसके अंदर क्या आ जाती है? इसके अंदर आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। उसको बोलते हैं, मतलब इसके अंदर की कैपेसिटी, कि अगर इसको मैंने थोड़ा धक्का दे दिया तो वो बिल्डिंग से पूरा नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा? जितनी मीटर मैंने रखा है, वो थोड़ा कैलकुलेशंस में आ जाएंगे, पर बेसिक ये चीज़ें है, ये कंसेप्ट है कि हम इसको कोई भी हाइट पे ले जाते हैं तो उसके अंदर क्या आ जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे मैं उसको धक्का दूँ तो वो क्या, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी, और वो उतनी तेजी से वो नीचे गिरती है। ये है बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, ओके। तो अभी ये तो हो गया पोटेंशियल के बाद, यानी कि इसके अंदर की कितनी कैपेसिटी। अब हम इसकी तो स्टडी कर नहीं रहे, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज और करंट, वो सब की स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए हम अभी किस पे आएंगे? इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली किसकी होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है कैपेसिटी ऑफ चार्ज, के उसके अंदर कितना पोटेंशियल। अब पोटेंशियल हम डिनोट करेंगे एक पॉइंट के ऊपर। ये जो पॉइंट है उसके अंदर पोटेंशियल कितना है? V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है V। अब यहाँ पे पोटेंशियल आएगा कैसे? कोई भी पॉइंट पे इन अ सर्किट, जैसे कि ये मैंने अभी सर्किट बताया था, ओके। तो इस पे या कोई भी पॉइंट पे इधर पोटेंशियल, हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो पोटेंशियल का जो बेसिक डेफिनेशन है जो आपको आपके बुक में मिल जाएगा, वो है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, ओके। तो वर्क डन, इसका मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ, V = W/Q, यानी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, ओके। अब पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? कि पर यूनिट यानी एक यूनिट, यानी एक कूलम चार्ज, ओके। एंड वर्क डन, अभी ये ऊपर नीचे क्यों लिखे? ओके, इसका मीनिंग ये है कि जो पोटेंशियल है वो वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली अभी ये एक मार्कर है, ओके। ये मार्कर को, एक मार्कर को मैंने ऊपर रखा तो उसके अंदर इतनी पोटेंशियल स्टोर होगी। अभी ऐसे 10 मार्कर को मैं ऊपर ले जाऊँ तो मेहनत लगेगी ना, 10 को ले जाने का और 20 को ले जाने, ऐसे ले जाने में मेहनत लगेगी ना। तो जो उसके अंदर जो पोटेंशियल स्टोर होगा वो डायरेक्ट उसमें जितना वर्क लगे ना उसकी डिपेंडेंट है। इसलिए वर्क पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, ओके। एंड कूलम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, एंड चार्ज बहुत ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल के ऊपर, ओके। सो V = वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जो सेकंड चीज़ आती है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अब मुझे बता सकते हैं, आपको ये बहुत सिंपल लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। सबसे पहले हम इसको भी ब्रेक करेंगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल तो आपको पता चल चुका है, ओके बच्चा। तो बच्चा क्या डिफरेंस? डिफरेंस तो ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस किसके बीच में होगा? दो चीज़ों के बीच में, दो थिंग्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में। अभी मुझे आपको कंपेयर करना हो कि आपके मार्क्स और आपके कोई फ्रेंड है उसके मार्क्स के, तो मुझे 2 जन तो चाहिए ना। खाली आपके मार्क्स आपने बोल दिया कि 50 में से 40, तो अपन उसका क्या, क्या आप टॉपर हुए, क्या आप लूजर हुए, क्या हुआ है, तो मुझे उसके लिए किसी के साथ तो रिलेटिव कंपेरिजन करना पड़ेगा ना, कि नहीं मेरे आपके मार्क्स उससे ज़्यादा है, आपके मार्क्स उससे कम है। तो इसलिए डिफरेंस बताने के लिए मुझे कोई भी एटलीस्ट वी नीड 2 थिंग्स in order to make a difference, okay, in order to know the difference between 2 points, between 2 things. So potential difference के लिए भी हमको 2 पॉइंट्स चाहिए कि 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस, अभी 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक 1 और 2, यानी कि कोई सर्किट होगा,
ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हमको निकालने के लिए वो होता है फॉर्मूला V12 यानी कि V1 माइनस V2। अभी डिफरेंस है तो माइनस ही होगा ऑब्वियसली, प्लस तो होगा नहीं। तो V1 माइनस V2 ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। कोई भी दो पॉइंट के बीच में निकालना हो, यानी एक बार आपको यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, एक बार आपका यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, और बाद में उन दोनों को सेपरेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज 1 and 2, एंड दैट इज V12 एंड दैट इज V1 माइनस V2। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, यानी कि V12 यानी V1 माइनस V2। अब जैसे कि वोल्टेज जो है मैंने आपको बताया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वोल्टेज का जो यूनिट है वो है जूल पर कूलम, यानी जूल पर कूलम। अब जूल क्या होता है, कूलम तो मैंने आपको बता दिया, कूलम क्या है, कमॉन 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ओके, अब 1 जूल क्या होता है, तो 1 जूल देखने के लिए हम देखेंगे एक एग्जाम्पल। ओके, सपोज एक बॉक्स है, ओके, उसको आपको मूव करना 1 मीटर। ओके, बेसिकली पहले मैं जूल का वो बोल देता हूँ, जूल यानी क्या होता है, एनर्जी, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। एक बेसिक फॉर्मूला, कोई भी चीज़ फिजिकल टर्म आपको सीखना हो तो उसको कोई एग्जांपल से समझे, और सबसे बेस्ट तो उसको उसके यूनिट से समझे। वर्क डन का यूनिट है जूल, और जूल का यूनिट है फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। अभी कोई एक बॉक्स है, आपको उसको 1 मीटर मूव करना है, तो आपको और 1 न्यूटन का फोर्स लगा के, ठीक है, आपको उसको फोर्स तो देना पड़ेगा, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 1 जूल। ओके, 1 वर्क डन। ओके, सो 1 न्यूटन होता क्या है, 1 न्यूटन होता क्या है। अब फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, सो मास तो 1 kg हम ले सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्शन क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, उससे हम 1 न्यूटन की फॉर्मूला निकालेंगे। सो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या होता है 1 kg हम अज्यूम कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। तो पहले एक्सेलरेशन को जानने के लिए हम क्या, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस करोगे तो 1 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, 1 सेकेंड तो उसके अंदर मैंने 1 मीटर मूव किया। ओके, ये जो मार्कर है उसको 1 सेकेंड में 1 मीटर मूव किया, 1 मीटर होगा इतना अप्रोक्सीमेट, 1 सेकेंड में 1 मीटर मूव किया, तो वो क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। अब 1 सेकेंड में 1 मीटर, दूसरे सेकेंड में 2 मीटर। ओके, तो मीटर पर सेकेंड में हम उतनी वेलोसिटी उसको ले जा रहे हैं, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन। ओके, ये हो जाएगी एक्सेलरेशन। सो आपको अभी एक्सेलरेशन पता चल गया, 1 मीटर पर सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया फिजिकली इमेजिन होना चाहिए आपको, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अगर जब तक फिजिकली विजुअलाइज नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल यू वोंट विजुअलाइज दैट थिंग फिजिकली, यू वोंट गेट इट। ओके, यू वोंट हैव ग्रैप्स ऑन दैट सब्जेक्ट। सो एक्सेलरेशन आपको पता चल गया, मास 1 kg, मीटर पर सेकेंड, मीटर एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 1 न्यूटन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आपको एक चीज़ का बारे में पता है, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक चीज़ के बारे में आपको पता है। सो फोर्स इक्वल्स टू 1 न्यूटन, वो भी आपको पता चलेगा, मतलब फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन यानी फोर्स को अपने अप्लाई किया और 1 मीटर के डिस्टेंस तक उसको मूव किया। ओके, तो वर्क डन कितना हुआ, 1 जूल ऑफ वर्क हुआ। ओके, सो 1 जूल ऑफ का वर्क, 1 जूल आपको पता चल चुका है, कूलम भी है मैंने आपको बताया, तो आपको वोल्टेज का मीनिंग पता चल गया। अगर आपको किसी ने पूछा कि 1 वोल्ट मतलब क्या होता है, तो आप उसको बता सकते हो कि वर्क डन पर यूनिट मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, यानी 1 जूल ऑफ वर्क को करने में और 1 कूलम चार्ज के साथ। ओके, सो आपको एक चीज़ की पता चल गई, अब आप उसको अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो। ओके, ये सब चीज़ में इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ का आगे इंपॉर्टेंस पता चलेगा। आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं जो है रेजिस्टेंस, उसके लिए आपको वोल्टेज, जूल, करंट, ये सब चीज़ के यूनिट्स पता होना चाहिए, क्योंकि आगे तभी आपको पता चलेगा। ओके, और गाइज मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जब तक आप कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके तब तक आपको वो चीज़ समझ नहीं है, इसलिए हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए करेंगे। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चालू होने वाली जो कि है रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को जानने के लिए इसका एक फॉर्मूला है, चालू करने वाले हैं।
जो है ओम्स लॉ। ओम क्या कहता है कि जो वोल्टेज है, जैसे कि अभी मैंने पढ़ा है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब कोई सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा तो वो किसके डिपेंडेंट है, वोल्टेज के, यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी वोल्टेज जो है वो करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये उसको कैसे पता चला, ये उसको पता चला एक्सपेरिमेंटली, उसने चीज़ें ऑब्जर्व किया, उसने क्या थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स वो सब कंडक्ट किए, उसके बाद उसने देखा कि सपोज y एक्सिस पे है आपका वोल्टेज और x एक्सिस पे आपका करंट, तो जैसे करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, कितने एकदम सेम प्रोपोर्शन में बढ़ना जरूरी नहीं है, जैसे बढ़ रहा है वैसे वोल्टेज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे आपने करंट 1 एम्पियर बढ़ा है, 1 एम्पियर आपको पता चल चुका है क्या होता है, 1 एम्पियर मान लो 0.1 एम्पियर में, या मिली एम्पियर भी आपने बढ़ा है तो वोल्टेज थोड़ा चेंज हुआ, 2 एम्पियर बढ़ा है तो कुछ चेंज हुआ। तो ऐसे करते करते उसको पता चला कि ग्राफ सीधा बढ़ रहा है, यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ऐसा पता चला उसको कि मैं थोड़ा थोड़ा करंट बढ़ा रहा हूँ तो वोल्टेज भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दिस फॉर्मूला, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब प्रोपोर्शनल क्या है, प्रोपोर्शनल तो आपको पता चल चुका है, प्रोपोर्शनल यानी ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अभी हमको प्रोपोर्शनल हटाना है, उसको कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है कि हम इन चीज़ों को कैसे यूज़ करें। तो आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमेशा प्रोपोर्शनल हटाने के लिए आपको उसको कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको डिनोट किया गया है R, यानी कि R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, उस मटेरियल यानी वो कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है और जिसके अक्रॉस आप वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस। ओके, ये सर्किट थी, ये 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज आ चुका है। ओके, और वोल्टेज लगा है तो करंट, क्लोज सर्किट फॉर्म हुई है तो करंट भी फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो कर रहा है, ओके, तो ये जो चीज़ है इसको, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी वो सर्किट बताई थी, ये चीज़ क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा, 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज अपॉन करंट, यानी V इक्वल्स टू IR। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, V बाई आई इज इक्वल्स टू R। ओके, पता चला। अब इसको और अच्छे से जानने के लिए इस एक ट्राइंगल है, एक शॉर्ट ट्रिक है, V इक्वल टू IR को याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। ओके, ये है एक शॉर्ट ट्रिक, किसके लिए, V इक्वल टू IR जानने के लिए। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। कोई भी चीज़ पकड़ लो जो आपको फाइंड करना है, जैसे कि मैंने वोल्टेज को पकड़ लिया, तो वोल्टेज को लेफ्ट हैंड साइड पे रख दो। ओके, और बाकी की जो चीज़ बची है, अब ये क्या है, ये देखो दोनों साथ में है। ओके, ये आपको दोनों साथ में दिख रहे हैं तो इनको साथ में लिखो, तो V इक्वल टू I बाई R, ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे एज अ मल्टीप्लीकेशन सिंबल, और V इक्वल टू IR। अब हम लेंगे करंट को, ठीक है। अब जैसे मैंने करंट को लिया तो करंट को कैसे लेंगे, तो ये देखो V बाई R चीज़ें बची, और ये देखो ये दोनों ऊपर नीचे है तो इसको हम लिखेंगे भी ऊपर नीचे, तो I इक्वल टू V बाई R। ओके, अब मैंने पकड़ा रेजिस्टेंस को। ओके, रेजिस्टेंस को पकड़ा तो बाकी दो चीज़ें क्या बची, V और I, और आप देख सकते हो कि V ऊपर है I नीचे, तो V को हम न्यूमरेटर में रखेंगे और I को हम रखेंगे डिनोमिनेटर में। वेरी गुड, देखो इतना मस्त सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, बस इस आप इसको याद रख लो। आपको ये फॉर्मूला किसी चीज़ का भी निकालना, वोल्टेज निकालना हो तो IR लिख सकते हो, करंट निकालना हो तो V बाई R लिख सकते हो, और रेजिस्टेंस निकालना हो तो V बाई I लिख सकते हो। बस इसको याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यह शॉर्ट ट्रिक अगर आपको ये याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से आपका और काम आसान हो जाएगा। ओके, ओके, सो आपने देखा कि ये फॉर्मूले के बजाय ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, करोगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये याद हो जाए तो और अच्छा, ये हो जाए तो कोई नहीं, ये आप इससे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा हम और पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस किसकी डिपेंड करता है, मैंने जैसे बताया रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर की प्रॉपर्टी। तो कंडक्टर की कैसी प्रॉपर्टी, अभी जैसे आपको पता होगा समर सीजन में आपके जो बाहर ट्रांसमिशन वायर्स है, खंभे पोल्स के बीच में जो वायर्स है वो थोड़े से लटक जाएंगे, यानी कि थोड़े से इलोंगेट हो जाएंगे, ठीक है। और जब विंटर आएगी, ठंडी की सीजन आएगी, वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये चीज़ क्या है, ये वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ। ओके, सो जब भी गर्मी का सीजन होगा तो वो इलोंगेट होगा, इलोंगेट यानी उसका लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। लंबा हो जाएगा तो लेंथ बढ़ जाएगा ना, और लेंथ बढ़ गया यानी उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो फिर ये सब प्रॉपर्टी से उस हिसाब से चेंज होगी। और विंटर में क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है,
तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया यानी उसकी लेंथ थोड़ी कम हो गई, बहुत मार्जिनली होता है, ऐसा नहीं आपको दिखेगा कि लेंथ कंडक्टर ऐसा लटक रहा है, कंडक्टर एकदम टाइट हो गया कि टूट गया, इतना नहीं, पर मार्जिनली थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको दिखने में आएगा। तो उस हिसाब से लेंथ चेंज हो गया और लेंथ चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। और रेजिस्टेंस दूसरी एक चीज़ पे डिपेंड करता है, वो है एरिया। एरिया किसका? एरिया कंडक्टर का। ये जो कंडक्टर मैं बता रहा हूं, ये देखिए, ये आपका है कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो करेगा। ओके, तो इसका जो लेंथ है यानी कि ये लेंथ, और क्रॉस सेक्शन बेसिकली होता क्या है? क्रॉस सेक्शन यानी आप सपोज मैंने ये कंडक्टर को बीच में से काट दिया। ओके, अब जैसे मैं इस कंडक्टर को काटूंगा और इसको ऐसा खोल के देखूंगा तो आपको सामने क्या दिखेगा? आपको सामने दिखेगा गोल। ओके, ये कंडक्टर को तोड़ा और बाद में सामने से देखा तो आपको गोल दिखेगा। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये वाली चीज़ ये आपको दिखेगी, ये आपको क्या दिखेगी? गोली दिखेगी, यानी इसका ये क्रॉस सेक्शन है। इस बेसिस पे ही हम उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो एरिया है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है क्या? रेजिस्टेंस। सो आपको जैसे मैंने बताया, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इन सबको समराइज करने के लिए, इन सबको ज्वाइन करने के लिए ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आपको हटाना पड़ेगा। तो हम एक यूज करेंगे कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? So resistance is directly proportional to length and indirectly proportional to area। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको हमको प्रोपोर्शनल को हटाना है, तो इसका कांस्टेंट क्या होगा? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। सो R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिल्कुल याद कर लीजिए। इसको स्टार मार्क लगा दीजिए, 2 स्टार मार्क, 3 स्टार मार्क, जितना आपको लगाना है इसको याद लगा दीजिएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी बताता है। रेजिस्टिविटी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, लेंथ कंडक्टर का, एरिया भी कंडक्टर का है। तो रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रो इक्वल्स टू एल बाई आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रख लीजिए, आपको आपके कैलकुलेशन में जरूर काम आएगा। तो ये सब बेसिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको बताया, इसको जरूर अच्छे से एक बार देख लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता है, आपको अगर लिखना हो तो नोट डाउन कर दीजिए, या तो आपका मैं थोड़ा साइड में हो जाऊँ, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2 सेकंड का पॉज रहेगा, उसके बाद ये हट जाएगा। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप सो क्या आपने सब नोट डाउन कर लिया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। रेजिस्टेंस R इक्वल टू वी बाई आई, वो आपको V इक्वल टू आई और फॉर्मूला याद हो तो वो अच्छा, वरना ट्राइंगल जो मैंने बताया वो शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो वही शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके मैंने लिखा है R इक्वल टू वी बाई आई। अब इसके भी हम यूनिट्स पढ़ेंगे। V का यूनिट है ऐसा यूनिट वोल्टेज, I का ऐसा यूनिट है एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्टेज आपको पता है 1 जूल ऑफ वर्क पर यूनिट कूलम, और एम्पियर इज इक्वल्स टू IQ बाई T यानी 1 कूलम पर सेकेंड। ओके, सो R का यूनिट क्या बन गया? ओम साइंटिस्ट जिसने ये डिस्कवर किया R इक्वल टू वी बाई आई प्रोपोर्शनल लिखा, उसके ही याद में हमने ये यूनिट उसको दिया है, यानी कि ओम उसके नाम पे है। तो 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ओके, ये हो गया ओम्स का यूनिट, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ ओम्स यानी रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टेंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि वो कैसे सर्किट में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स में यूज़ होता है, रेजिस्टेंस in series and resistance in parallel। ओके, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी और पैरेलल में रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, ये 2 चीज़ देखेंगे। उसके पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सीरीज पैरेलल होता क्या है। आपको पता है सीरीज पैरेलल? नहीं पता हो तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, सीरीज, तो पहले हम एक सर्किट को देखेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस पैरेलल। आप देख सकते हैं 2 सर्किट मैंने बनाया है, दोनों में एक बार रेजिस्टेंस लाइन में दिख रहे हैं, एक बार रेजिस्टेंस ऊपर नीचे दिख रहे हैं। तो इन दोनों का मीनिंग क्या है, तो वो समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा सीरीज पैरेलल होता क्या है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, यह मैंने वोल्टेज अप्लाई किया है, इन 2 रेजिस्टेंस को R1 और R2 डिनोट किया है, और इन 2 रेजिस्टेंस को R1 और R2 सेम दिया। ठीक है, अब मैंने बताया था रेजिस्टेंस किसकी? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो कंडक्टर के 2 एंड तो हो गए, तो ये जो रेजिस्टेंस है, जैसे कि इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट, ठीक है, वैसे ये रेजिस्टेंस का भी 2 पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ठीक है, इनके भी मैं पॉइंट्स बता दूंगा। अब आप देख सकते हो कि अभी आपको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है। ये रेजिस्टेंस R1 है, R1 के जो 2 पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट तो वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर रहा है। ओके, बट जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस के पहले पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। ओके, ये आपको दिख ही रहा होगा, और जो वो दूसरे रेजिस्टेंस का सेकेंड पॉइंट है वो बाकी वोल्टेज के नेगेटिव में कनेक्ट कर रहा है। लेकिन
यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वो दोनों वोल्टेज के साथ कनेक्ट करें और दोनों रेजिस्टेंस के जो एंड पॉइंट्स हैं वो दोनों वोल्टेज के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करें। तो याद रखिए, जब भी एंड पॉइंट ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर इज कनेक्टेड विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकंड रेजिस्टर, देन दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। And when starting points of both resistor and ending points of both resistor are connected directly to the supply, or you can say that starting points of both resistor are common and end points of both resistor are common, then that combination is called as parallel combination. Okay, so अब सीरीज पैरेलल तो आपको पता चल गया कि इसके स्टार्टिंग और उसका एंड पॉइंट कनेक्ट होगा, इनमें दोनों स्टार्टिंग और दोनों एंड पॉइंट दोनों कॉमन होगा। बट सीरीज और पैरेलल में करंट और वोल्टेज का क्या क्या होता है वो आपको ध्यान देखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि ये सीरीज कनेक्शन है, ये वोल्टेज सर्किट क्लोज हुई है तो करंट इसमें फ्लो करेगा। ओके, ये करंट आपका फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट आपका फ्लो करेगा। लेकिन हमेशा याद रखिए सीरीज के अंदर करंट हमेशा सेम होता है, ठीक है। यानी जो करंट, आप सपोज मैंने इसको बोल दिया I1, ओके, I1 इधर से जाएगा इधर से जाएगा, ये रेजिस्टेंस में से भी I1 करंट जाएगा और R2 रेजिस्टेंस में से भी I1 करंट जाएगा। ओके, यानी इसके अंदर भी I1 है, इसके अंदर भी I1 है, क्योंकि एक सिंपल कंडक्टर है ना गाइस। करंट किस में जाता है? एक सिंपल कंडक्टर में से। अगर जब एक ही कंडक्टर आपने यूज़ किया है, एक ही वायर यूज़ किया है, तो करंट भी सेम जाएगा। जबकि पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जंक्शन फॉर्म हुआ है, एक ब्रांच एक जंक्शन यानी कि आगे दो ब्रांचेस फॉर्म हुए। तो जब भी एक जंक्शन आपको मिलता है तो जो करंट, इसमें से जो करंट आई जा रहा है वो दो हिस्सों में बट जाएगा, जिसको मैं नाम देता हूँ, एक में I1 और दूसरे में I2। तो हमेशा याद रखिए कि जो करंट है सीरीज में सेम रहता है और पैरेलल में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि पैरेलल में क्या आ जाता है, जंक्शन। यहाँ पे आपको कहीं भी जंक्शन दिख रहा है, जंक्शन यानी 3 ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच। ओके, यहाँ पे आपको कहीं पे भी 3 ब्रांच दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सो यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं है। सो एज इट इज करंट जो है वो सेम टू सेम फ्लो करेगा। जबकि यहाँ पे एक जंक्शन फॉर्म हो रहा है, इसलिए करंट दो हिस्सों में बटेगा, ऊपर का करंट है I1 और नीचे का करंट है I2। करंट के बारे में आपको पता चल गया। अब मैं बताता हूँ वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज क्या, अभी आप देख सकते हो कि इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके, वो कॉमन है और कॉमन वोल्टेज की पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हुआ है। ओके, और इसके जो एंड पॉइंट्स है वो एंड पॉइंट्स भी कॉमन है और कॉमन होके वोल्टेज के नेगेटिव में कनेक्ट हुआ है। अब इसका मतलब ये जो वोल्टेज है वो V इधर भी है प्लस V, और यहाँ पे 0 वोल्ट या जो भी आपको देना हो दे सकते हो, ठीक है। यानी कि दोनों रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग के अक्रॉस वोल्टेज है और एंड पॉइंट के वहाँ पे नेगेटिव सप्लाई, यानी कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होता है। इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V है, क्योंकि ये भी इसके साथ जा रहा है, करंट ऐसा जाएगा और दूसरा करंट ऐसा जाएगा। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। अब सीरीज में करंट सेम होता है, अपन सीरीज में वोल्टेज का क्या रोल, तो वोल्टेज जो है जैसे मैंने आपको बताया V = IR। ओके, पता चला। तो I करंट तो सेम है जो मैंने दिया है I1, ठीक है, I1 रख सकते हैं। तो V1 क्या होगा, जो R1 के अक्रॉस होगा, सो V1 = I1 × R1। तो जो रेजिस्टेंस फ्लो होगा उसके अक्रॉस जो करंट जा रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट होगा, वो उसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप होगा। यानी ये R1 है तो प्लस V1, ठीक है। R1 के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये जो वोल्टेज सपोज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 10 वोल्ट, ठीक है, तो 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट, अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो 5 वोल्ट इधर गिरेगा, 5 वोल्ट इधर ड्रॉप होगा। यानी इधर ये रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, जो करंट को अपोज करे और अपोज कर रहा है तो वहाँ पे उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमने 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट उसको दे दिया ताकि करंट और आगे फ्लो होता रहे। तो 5 वोल्ट ये ले लेगा, 5 वोल्ट ये ले लेगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो V1 R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, V1, और V2 क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, यानी करंट तो सेम रहेगा, सो I1 × R2। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों में रेजिस्टेंस डिफरेंट है, यानी एक में R1 है एक में R2। एज ए रिजल्ट V1 और V2 दो अलग अलग फॉर्म हो गए। यानी सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, आप देख सकते हो I1 सेम है, बट सीरीज के अंदर वोल्टेज डिफरेंस होता है, अलग अलग वोल्टेज होता है। तो ये जो R2 है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे V2, सो V1 और V2। और याद रखिए V जो टोटल वोल्टेज आपने अप्लाई किया वो हो जाएगा V1 + V2, ठीक है। तो यहाँ पे V1 सपोज मैंने 10 वोल्ट अप्लाई किया तो V1 5 वोल्ट मान लेते, V2 भी 5 वोल्ट मान लेते। या तो अगर आपने सपोज V1 फिक्स 6 वोल्ट मान लिया तो V2 आपको कैसे पता चलेगा, 10 - 6, यानी V2 आपका हो जाएगा 4 वोल्ट। और ये 10 4 ये सब डिस्ट्रीब्यूट किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। वो चीज़ थोड़ी आगे कैलकुलेशन से मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तब आपको ईजिली पता चल जाएगा। अभी इतना समझिए कि सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड हो जाता है और करंट सेम रहता है। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इसको नोट डाउन कर दीजिए।
ठीक है। V1 इक्वल्स टू I1 R1, V2 इक्वल्स टू I2 R2 एंड V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, यानी जो टोटल वोल्टेज आपने अप्लाई किया है वो इन दोनों वोल्टेज का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर सीरीज के अंदर। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात चल रही है, इसको जरूर याद रखिए। करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। अब हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है। ओके, सो इस ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तो सेम रहेगा। ओके, लेकिन करंट यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे करंट है I1, सो V इक्वल टू I1 इंटू R1। ओके, और यहाँ पे अक्रॉस का वोल्टेज क्या एज इट इज सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन इसके अंदर का जो करंट है वो करंट कौन सा है फ्रेंड्स, दोस्तों बच्चों, V इज इक्वल्स टू I2 R2। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे I1 सेम था लेकिन वोल्टेज V1 V2 था। यहाँ पे क्या था, I1 I2 डिफरेंस है पर वोल्टेज सेम है। तो याद रखिए सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, तो V इक्वल टू I1 R1, V इक्वल टू I2 R2, ये दो चीज़ है। और पैरेलल के अंदर अब यहाँ पे जो करंट है वो जंक्शन के पहले कौन सा था, I, और जंक्शन के बाद कितने करंट फॉर्म हो गए, दो करंट फॉर्म हो गए। तो I जो है ये और ये दो करंट इसी में से तो फॉर्म हुए हैं फ्रेंड्स। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जरूर इसको याद कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। सीरीज के अंदर V1 इक्वल टू I1 R1, V2 इक्वल टू I1 R2 एंड V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, जबकि पैरेलल के अंदर V इक्वल टू I1 R1, V इक्वल टू I2 R2 एंड I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आज के लिए इतना काफ़ी है गाइस फ्रेंड्स। बच्चों लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको मैं टाइम देता, या तो जैसे मैंने आपको बताया पॉज करके आप इसको कर सकते हो, उसके बाद हम जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के बीच में। जितना मैंने आपको बताया आपको कोई दूसरे यूट्यूब वीडियो में या कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा। जिस तरह मैंने आपको यूनिट समझाया, यूनिट भी आपको कोई ऐसा समझाएगा नहीं। तो आप अपने दोस्तों के में जाके आप अपना बता सकते हो कि मुझे ये आता है, तुझे आता है, नहीं आता। तो आप अपने फ्रेंड्स को ये सब चीज़ें शेयर करिए, और अगर उनको भी ये सब जानना है तो उनको भी ये चैनल सब्सक्राइब करने को कीजिए और ये वीडियोस देखने को कीजिए। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखा होगा कि रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, ये सब हमने कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ की। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे और आज हम शुरू करेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो बेसिकली हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, तो मैं आपको एक सर्किट से समझाऊंगा। ओके, लास्ट टाइम मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, कम ऑन बोलिए बोलिए, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा। अभी आपके घर पे आप आसपास थोड़ा देखिए तो आपको पता चलेगा, आपके रूम में बल्ब होगा, फैन होगा, ये सब चीज़ें होगी, बोला पता। तो ये जो चीज़ें हैं कि रेजिस्टेंस, बल्ब, फैन, ये सब चीज़ें क्या है, रेजिस्टेंस। जब तक इनमें से करंट फ्लो नहीं करेगा तब तक ये बिजली यूटिलाइज करेंगे नहीं। तो मान लेते हैं ये एक बल्ब है। ओके, मैं इसको एज अ बल्ब भी डिनोट कर लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ये आपका बल्ब है। ठीक है, अब सर्किट क्लोज हो चुकी है, करंट फ्लो करेगा यानी कि बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको ग्लो करवा दिया। ठीक है, बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है और इसमें से करंट जा रहा है। अब आप बल्ब जो आपके घर पे ग्लो कर रहा होगा उसको आप थोड़ी देर के बाद टच करना, जैसे आधा घंटा 1 घंटा, तो आपको बल्ब क्या गर्म लगेगा। वो गर्म क्या है, वो गर्म एनर्जी है जो हीट प्रोड्यूस करी है बल्ब की वजह से, क्योंकि करंट उसमें से कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। तो ये है प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक करंट की कि जब वो किसी रेजिस्टेंस से पास होगा, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को अपोज करना। अब अपोज कर रहा है तो करंट को भी उतना जोर देना पड़ेगा। अभी सपोज मेरे को आगे जाना है, अपन सामने से मेरे को कोई अपोज कर रहा है, मेरे को पीछे तक, अपन मेरे को तो आगे जाना है, तो मेरे को थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी वो सामने से जो आ रहा है उसको धक्का मारने के लिए। तो वो एनर्जी सेम एज इट इज के करंट को भी ये रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है, अपन करंट उसको मानेगा नहीं, करंट आगे जाता जाएगा। तो करंट आगे जा रहा है तो उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ हीट उससे रिलीज होगी, तो वो होती है हीट के फॉर्म में निकलती है। तो जो हीट एनर्जी है, पहले हम उसके पहले हम पावर के बारे में बात करेंगे कि ये जो करंट जा रहा है और ये जो वोल्टेज आपने इसके अक्रॉस दिया, यानी V वोल्टेज इसके अक्रॉस दिया। ठीक है, तो वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स एंड करंट जो इसमें से फ्लो कर रहा है उसके वजह से पावर, यानी कि इसको कितनी चाहिए पावर, तो P इज इक्वल्स टू VI। ओके, P इक्वल्स टू VI, यानी ये रेजिस्टेंस, ये बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज है और जो करंट फ्लो कर रहा है वो पावर होगी, ये सोर्स को उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो होगी V इंटू I। ठीक है, तो पावर और एनर्जी होती है कि आपने ये बल्ब है, आपको आपने 2-3 सेकंड के लिए रखा तो गर्म नहीं होगा, लेकिन उसको हाफ एन आवर के लिए रखा, 1 आवर के लिए रखा तो उसमें हीट जनरेट होगी। तो एनर्जी किसकी वजह से, एनर्जी में एक और इसके अंदर एक और टर्म ऐड कर दोगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, हीट एनर्जी मिल जाएगी। वो कौन सा टर्म है, टाइम। जैसे मैंने अभी आपको बताया हाफ एन आवर, 1 आवर। ओके, सो हीट इक्वल्स टू P इंटू टाइम।
तो जितना टाइम ज़्यादा होगा उतनी हीट एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, जितने देर उसको रखोगे उतनी हीट रिलीज उसमें से ज़्यादा होगी। सो पी एच इज इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू टी। ओके, ये है आपकी हीट एनर्जी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड बच्चों, इसको जरूर लिख दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और बिल्कुल याद रखिए। इसके अलग अलग तरीके हैं, आपके न्यूमेरिकल्स में आपको अलग अलग है, मैं सारे आपको तरीके लिखा देता हूँ। H इक्वल्स टू होता है V इंटू आई इंटू टी। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ H इक्वल्स टू V, पहले P इंटू टी लिख देते हैं, उसके बाद P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, जैसे अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अब V क्या होता है दोस्तों, V क्या होता है, V होता है I इंटू आर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा होगा V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा V इक्वल टू आई आर होता है। तो जो V की वैल्यू है अगर हम ऊपर रख दे तो V की वैल्यू ऊपर रख देंगे तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर। ठीक है, V की जगह मैंने रखा इंटू आई इंटू टी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो I है, और जब भी दो सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। बहुत अच्छे बच्चों, तो I इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। वेरी गुड, ये हो गया एक और फॉर्म उसी फॉर्मूले का, सेम एज इट इज हीट एनर्जी का। अब आप देख सकते हो कि V इक्वल टू आई आर है, अगर मैं I को लिख दूँ V बाई आर, देखा सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, खाली मैंने R को उठा के नीचे रखा, और I की जो वैल्यू है उसको अगर मैं ऊपर रख दूँ तो आपको एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, यानी H इज इक्वल्स टू V इंटू आई की वैल्यू है V बाई आर इंटू टी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे V मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दो V का फॉर्मूला होगा तो क्या बनेगा, V स्क्वायर। सो V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये भी एक और फॉर्मूला हो गया बच्चों, इसको भी नोट डाउन कर दीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज है जो सेम ही फॉर्मूला है, बस अलग अलग नोटेशन यूज किए, एक में करंट आया है, एक में वोल्टेज का स्क्वायर आया। ठीक है, आई के साथ आई स्क्वायर के साथ करंट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई में होगा, वी स्क्वायर के साथ वो रेजिस्टेंस डिवाइड में होगा। अब इसको टाइम को आप जब नीचे ले जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पावर, और पावर क्या था, वी इंटू आई। सो सेम पी इज इक्वल्स टू वी आई। ओके, इसमें भी V को हम क्या रखेंगे, एक बार आई आर रखेंगे, तो V इक्वल्स टू आई आर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और दूसरे में P इज इक्वल्स टू आई के बदले क्या रख देंगे, V बाई आर रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। सेम ही नोटेशन फॉर्मूला है दोस्तों, बस अलग अलग नोटेशन है। ठीक है, ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हो गए हैं, एक हीटिंग इफेक्ट के ऊपर और एक पावर के ऊपर। ठीक है, पावर के ये फॉर्मूलास है, हीटिंग के ये फॉर्मूलास है, जरूर जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ, या तो आप पॉज करके इसको आप देख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप सो। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से, एक है पावर के, एक है एनर्जी के। अब हम पहुंचेंगे किसके ऊपर, यूनिट्स के ऊपर। P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। V का यूनिट क्या होता है बच्चों, वोल्टेज, और I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। सो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू एम्पियर। इसको हम और एक और यूनिट डिफाइन करते हैं, वॉट। ठीक है, WH वाट नहीं है, WATT वॉट। what is the unit of power? Okay, जैसे volt is a unit of voltage, ampere is a unit of ampere current, as a result same as it is what is the unit of power. Okay, and heat energy जो हमने पढ़ा, ये चीज़ IH is equals to P into T. ठीक है, P का यूनिट क्या है, वॉट, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड्स। सो वॉट्स इंटू सेकेंड्स इज इक्वल्स टू जूल। 1 watt इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 जूल। जरूर इसको याद रख लीजिए। कभी कभी आपके न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व हो जाते हैं, पर न्यूमेरिकल सॉल्व होने के बाद आपको पता नहीं चलता कि मेरे को वैल्यू जो आई है वो कौन से यूनिट में, क्या मेरे को जूल मिला है, क्या मेरे को वॉट मिला है। तो जब तक आपको ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट पता नहीं चलेगा तब तक आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं, और आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे। और कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन मार्क्स, क्योंकि कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मेरे को जो वैल्यू मिली है, क्या वो हीट एनर्जी मिली है, क्या वो वॉट मिली है, क्या वो वर्क डन हुआ है, कि क्या मिला है, वो आपको पता होना चाहिए। सो पावर की जो यूनिट है वो है वॉट, और हीट एनर्जी की यूनिट है वो है जूल। तो ये दो यूनिट आपको पता चल चुका है। अभी इसके हीट एनर्जी हमने क्यों पढ़ा, हमको क्या जरूरत है, हीट रिलीज हो रही है वो सब का क्यों पढ़ना, क्योंकि आपके घर पे आपने देखा होगा हर महीने वो 2-3 महीने के बाद आपको बिजली का बिल आता है, बराबर। वो क्या आता है, उसके अंदर क्या लिख के आता है, आपने देखा होगा वहाँ पे यूनिट्स लिखा होगा। यूनिट्स, वो यूनिट क्या है, आपने जो अप्लायंसेस यूज़ किए, मिक्सर, फ्रिज, टीवी, फैन, बल्ब, बहुत सारे घर पे जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सबको यूज़ किया, तो यूज़ करने के बाद आपको चार्ज तो देना पड़ेगा, कोई भी इंसान फ्री में थोड़ी यूज़ करेगा, वही चार्ज उधर यूनिट में लिखा हुआ है। तो वो चार्ज आया कहाँ से, वो कहानी हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट होता है P इंटू टाइम, पावर क्या होता है V इंटू आई, और वो किसके अक्रॉस होगा, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक मैंने बल्ब लिया,
ओके। ये बल्ब सपोज आपके घर पे बल्ब है, आपने वोल्टेज दिया, करंट दिया, ठीक है, तो इस बल्ब ने कितनी पावर यूटिलाइज की, कितनी हीट एनर्जी निकाली, तो V इंटू आई इज इक्वल टू P, इतनी पावर ये बल्ब ने खाई। ओके, ये बल्ब ने चालू होने के लिए सपोज आपने इसको रखा और वोल्टेज अप्लाई किया, जैसे स्विच ऑन करोगे बल्ब चालू हो जाएगा, तो बल्ब कितनी एनर्जी खाई, मतलब पावर कितनी खाई, V इंटू आई। याद रखिए, मेरे टर्म्स को याद रखिए, अभी मैं पावर की बात कर रहा हूँ, हीट एनर्जी की बात नहीं कर रहा। तो इसने V इंटू आई इतने वॉट ऑफ पावर यूटिलाइज किया। अब पावर को आप देख नहीं सकते, आपने तो क्या देखा कि बल्ब गर्म हुआ है, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो आता है, हीट एनर्जी का। तो हीट क्या हो गया, P इंटू टाइम, यानी कि वॉट इंटू कितने देर के लिए वो बल्ब चालू रहा। अगर आपने अभी रात का टाइम हो तो 4-5 घंटे, पूरी रात तो नहीं चल क्योंकि सो जाओगे, पंखा पूरी रात चल रहेगा, 12 घंटे मान लेते हैं ऐसा। तो ये सब जो टाइम है उसकी वजह से हीट इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, वो हीट इफेक्ट की वजह से इतना जूल ऑफ वर्क एनर्जी उस बल्ब ने खाई। ठीक है, ये हो गया जूल का। अभी यूनिट्स पे आएंगे हम, थोड़ा सब्र रखिए, हैव पेशेंस गाइस। तो जूल पे आ गए। अब जूल के बाद आता है यूनिट। यूनिट जो आपके बिजली के बिल के उधर लिखा होता है वो होता है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर, यानी किलोवाट में होता है और आवर्स में होता है। 1 किलोवाट, दोस्त बच्चों लोग किलो का मीनिंग क्या है मैं बता, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट क्या है, आवर्स तो आपको पता होगा, आवर्स मिनट्स इंटू सेकेंड्स, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, यानी 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। सो आवर का तो आपको पता चल गया। ओके, 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। अब बचा 1 किलोवाट। 1 किलोवाट क्या होता है, 1 किलोवाट होता है 10⁻³ वॉट्स। ओके, ये हो गया किलोवाट। फिर आता है मेगावाट। मेगावाट यानी 10⁻6 वॉट, ये है किलो। आपने वजन तो क्या होगा, 5 किलो हो गया, यानी 5000 ग्राम। तो वैसे किलोवाट यानी 1000 वॉट। ठीक है, 10⁻³ होता है 1000। अब 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर लिखा है, यानी 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। तो इसको हम लिखेंगे, 1 किलोवाट होता है 1000 इंटू आवर कितना होता है 3600। ओके, सो 1 2 3 4 5 और एक पॉइंट हम इधर भी लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, सॉरी यूनिट। काफ़ी याद रखिए, यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो 1 यूनिट होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, ये इस बाजू हमने क्या रखा है, एनर्जी रखी है। एनर्जी क्या है, पावर इंटू टाइम। ठीक है, ये जूल है, पावर हमने लिखा किलोवाट और जो टाइम लिखा है वो आवर्स के फॉर्म में रखा है। तो 1000 इंटू 3600 दैट इज 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये 10⁻6 पता चला ना कैसे आया, 1 2 3 4 5 और एक डेसिमल हमने इसको लिया, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये आपका हो गया 1 यूनिट। अभी आप अपने घर पे खुद चेक कर सकते हो कि आप थोड़ा एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि घर पे 2 बल्ब है, 3 फैन है, ऐसे करके उनके कितनी टाइम के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो वो टाइम लिख दीजिए और उसकी रेटिंग, उसके जो बॉक्स होता है उसके अंदर रेटिंग लिखी होगी, इतना आउटपुट हो देता है, तो उतना वॉट किलोवाट इंटू, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितनी देर, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका फैन, आपका बल्ब कितना यूनिट यूटिलाइज कर रहा है। फिर आप खुद अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक कर सकते हो कि सब बराबर है कि नहीं, यूनिट्स कितने आ रहे हैं, वो सब आपको खुद आइडिया लग जाएगा। क्योंकि एज आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि यूनिट्स क्या होता है, जूल क्या होता है, और आपके घर पे आसपास जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो कितना यूनिट यूटिलाइज करते हैं, कितना किलोवाट के ऑपरेटर्स होते हैं, कितने टाइम के लिए कितना यूनिट यूटिलाइज करते हैं। तो ये सब चीज़ उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। तो अभी हमने इतना सब चीज़ें कर लिया, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, हीटिंग इफेक्ट, पावर, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अभी मुझे लगता है कि आपको पता चल चुका होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कितना आसान है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से यूनिट्स सब इंपॉर्टेंट एक नोटेशन से आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, क्योंकि जितना आपने पढ़ा उसको इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है। ओके, सो ये सब चीज़ें हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। बस अभी नेक्स्ट वीडियो में हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। हमने देखा रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अभी हम थोड़े देखेंगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, जिसके अंदर रेजिस्टेंस इन सीरीज के डेरिवेशन पहले देखेंगे और रेजिस्टेंस इन पैरेलल के डेरिवेशन देखेंगे। दोनों कॉम्बिनेशन में यानी सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस की क्या क्या वैल्यूज होती है। ओके, तो जैसे हमने देखा ये सर्किट मैंने ड्रॉ किया है। ओके, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है। अच्छा, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चों, जल्दी बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन। वेरी गुड। तो यहाँ पे 3 रजिस्टर है जो मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में रखा है, यानी R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, ये है वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे करंट। अच्छा, ये करंट सेम रहेगा कि वोल्टेज सेम रहेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा सेम होता है? वेरी गुड, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। ओके, सो यहाँ पे जो आएगा वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि V1, V2 एंड V3,
वो अलग अलग आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। सो यहाँ पे अगर करंट सेम है तो वेरी कौन सा होगा, वोल्टेज। ओके, सो अभी मैं वोल्टेज V1 V2 और V3 की वैल्यूज लिख देता हूँ, जरूरत बिल्कुल ध्यान से देखिए। V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। इसको जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए क्योंकि ये 3 फॉर्मूले से हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट अभी डिराइव करने वाले हैं। ओके, सो और हमको पता है V जो टोटल है, यानी कि सपोज ये मैंने 10 वोल्ट दिया। ओके, सो इसके अंदर जो V1 V2 और V3 है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो इक्वल टू 10 वोल्ट आएगा। या तो 550 ऐसा आ सकता है, या 25 जो भी ऐसे कॉम्बिनेशंस में 10 उसका सम आएगा। मतलब V1 V2 और V3 उन तीनों का जो सम है वो 10 वोल्ट आएगा। सो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, सो ये आपका रिजल्ट आएगा, यानी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये इससे हम क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं ये सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको, R इक्विवेलेंट। इसको RS भी बोल सकते हैं क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज़ करें हम तो RS भी बोलेंगे, या तो हम उसको बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट। यानी ये जो 3 रेजिस्टेंस है, इन तीनों को मैं एक ही रेजिस्टेंस के फॉर्म में डिनोट करूँगा। कैसे, एक, अभी आप देखेंगे। सो V इक्वल टू, अब जो V है ये ओवरऑल वोल्टेज है। ओके, यानी पूरे सर्किट का वोल्टेज, तो इसको हम R इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिखेंगे, IR इक्विवेलेंट। ओके, V इक्वल टू क्या होता है, IR, आपको मैंने कल ही बताया था। ओके, ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा, V इक्वल टू IR। तो वैसे ही V जो इधर का सोर्स है उसका और करंट I जो सेम रहेगा, और R इक्विवेलेंट यानी पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, जरूर याद रखिए। V इज इक्वल्स टू IR इक्विवेलेंट। V1 क्या था दोस्तों, जल्दी बच्चों इधर देखो, V1 इक्वल्स टू IR1। सो V1 को हम लिखेंगे IR1 प्लस V2 क्या है, V2 है IR2, और V3, चलो V3 बताओ, IR3। वेरी गुड। सो V3 इज इक्वल्स टू IR3। अच्छा, अब जरूर आपको इसमें कुछ कॉमन सिमिलरिटी दिख रही है, ये इक्वेशन में दिख रही है ना, क्या दिख रही है, करंट। वेरी गुड। सो इस पूरे इक्वेशन से हम करंट को कॉमन लेंगे, यानी I इंटू R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू I इधर से कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी मैंने I इन तीनों में से बाहर निकाल लिया। अब आप देख सकते हो I इधर भी है, I इधर भी है, तो हम I और I को कट कर देंगे और इससे हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। क्या, कि R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि इससे क्या साबित होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो ओवरऑल सर्किट का R इक्विवेलेंट होगा वो उन जितने भी रेजिस्टेंस होगा, अभी तो मैंने 3 बताया, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 होते हैं, उन सब का समेशन होता है। ओके, सो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट यानी पूरे सर्किट का जो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उन सभी रेजिस्टेंस का सम होगा। ओके, नाउ हम देखने चाहेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट क्या होगा, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम देखते हैं अभी। सो बच्चों, अभी हमने देखा रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस सीरीज में क्या हुआ था, हमने क्या डिराइव किया था कि जो R इक्विवेलेंट है यानी पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितने भी रेजिस्टेंस है उनका सम। अभी हम देखेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसको मैं पैरेलल लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में R इक्विवेलेंट जो होगा पूरे सर्किट का वो क्या होगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये सर्किट बनाया, इसमें तीनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल के फॉर्म में। वेरी गुड। अच्छा, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, कौन सा सेम रहता है, कौन सा सेम नहीं रहता, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम रहेगा वोल्टेज, और वोल्टेज सेम रहेगा तो दूसरा क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे I जो टोटल करंट निकल रहा है वोल्टेज सोर्स से वो 3 हिस्सों में बटेगा। क्यों बटेगा, क्योंकि यहाँ पे एक जंक्शन आ गया, और जब भी जंक्शन आता है यानी कि करंट का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे देखो I1, I2 और I3, यानी जो टोटल करंट है वो I1, I2 और I3 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। सो हम देख, अभी हम डिराइव करेंगे R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका, ये पूरे सर्किट का जो R इक्विवेलेंट होगा, यानी R1, R2, R3 किस फॉर्म में अरेंज होकर कि हमको R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का मिलेगा, ये हम देखते हैं। सो R1, R2 और R3 हमने डिनोट कर चुका है। ओके, सो V जो है यानी कि इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज तो क्या रहेगा, सेम, क्योंकि पैरेलल है। सो जितना वोल्टेज इधर आएगा उतना ही वोल्टेज इधर आएगा, उतना ही वोल्टेज इधर आएगा। सो V क्या होगा, तो डिफरेंस किस में आएगा, करंट में। वेरी गुड। सो V इज इक्वल्स टू I1 R1। ओके, V इज इक्वल्स टू, ये तो पहले का हुआ, नेक्स्ट वाले। ओके, सो V क्या हो जाएगा, पैरेलल में कॉमन है इसलिए V इक्वल्स टू I1 R1। नेक्स्ट R2 के लिए क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज सेम रहेगा, सो V इज इक्वल्स टू I2 R2। सिमिलरली V इज इक्वल्स टू I3 R3। ओके, अब इसको हम और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि I1 इज इक्वल्स टू V बाई R1, I2 इज इक्वल्स टू V बाई R2 एंड I3 इज इक्वल्स टू V बाई R3। ओके, सो
अब इसके अंदर आप देख सकते हो जो टोटल करंट है वो इन तीनों का क्या है, समेशन, यानी I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो वो भी मैं इधर लिख देता हूँ, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, अब जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा कि V इक्वल टू क्या होता है, टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू I इंटू आर इक्वलेंट। वैसे यहाँ पे जो टोटल करंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, V बाई आर इक्वलेंट, क्योंकि हमको क्या निकालना है, पूरे सर्किट का इक्वलेंट रेजिस्टेंस। सो I इज इक्वल्स टू V बाई आर इक्वलेंट। वैसे ही हम इनके फॉर्म्स जो हमने यहाँ पे डिराइव करके रखे हैं वो हम इधर लिखेंगे। सो I1 क्या हो जाएगा, V बाई R1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, V बाई R2 प्लस I3 क्या होगा, V बाई R3। वेरी गुड। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन क्या है, इस साइड भी V है, उस साइड भी V है, तो हम V को क्या कर देंगे, कैंसल। ओके, सो अभी फाइनली हमको रिजल्ट क्या मिला, 1 बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसको नोट डाउन कर दीजिए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको कैलकुलेशन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। ओके, ये है किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। मैं बाजू में सीरीज कॉम्बिनेशन का भी लिख देता हूँ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, सो ये दोनों फॉर्मूले को जरूर नोट डाउन कर दीजिए और इसको जरूर याद रखिए, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बिल्कुल काम आएगा।